पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं लेसन 7 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को। आप अपने मोबाइल को हथियार बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सीरीज लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या दक्षिणी क्षेत्र से? तो ज्यादातर भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? गिरमिटिया किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर, रोगियों को, छिपकलियों को या अंग्रेजों को? तो ये कहा जाता था कि नहीं, अनुबंधित मजदूरों। अनुबंधित मतलब तयशुदा कि हाँ भाई आपको मेरे यहाँ ही इतने समय तक काम, जीवन भर काम या इतने समय तक काम करना होगा। अनुबंधित मतलब जो पहले ही तय हो चुके होते हैं, उन मजदूरों को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947, 48, 44 या 52? तो इसका आंसर है 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली, यानी यूरोप में कौन सी नई शासन करने की प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। यानी यहाँ शासन प्रणालियों का 4 ऑप्शन है, आपको सटीक ऑप्शन चुनना है कि कौन सी प्रणाली। तो यूरोप में आर्थिक संकट जब आया ना, तो फांसीवादी और नाजीवादियों का उदय हुआ। तो इसी कारण इनके ही शासन प्रणाली का वहां ज्यादातर देखा गया कि उदय हुआ उस कालखंड में। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। 4 क्रांतियां यहाँ पे दी गई हैं। कौन सी क्रांति? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर कोई हुई तो वो ही औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। कहा जा रहा है कि भूमंडलीकरण, यानी पूरे दुनिया को एक मार्केट समझकर एक दूसरे से ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह करना, की शुरुआत किस दशक में? भूमंडलीकरण इंग्लिश में जैसे ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में या 1970 के दशक में? तो किन 10 वर्ष के दौर में ये भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र गति से हुई? तो ये हुई 1990 में। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में एक संस्था आई, यूरोप में एक संस्था बनेगी जो आपस में मिल करके वो संस्था क्या करेगी कि जो बदहाली, जो खराब स्थिति आई है ना यूरोप की युद्ध के कारण, सभी को लॉस हुआ, तो उस लॉस से उभारने का कार्य करेगी, यानी सबकी आर्थिक स्थिति को सही करेगी यूरोप के सभी देशों का। तो ये कौन करेगा? सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ। 4 ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पे दिए गए हैं,
इसमें है यूरोपीय संघ ही वह है जो वहां के आज के डेट में इसके 27 देश सदस्य हैं यूरोप के। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग एक ही करेंसी का यानी यूरो नाम की करेंसी का उपयोग करते हैं। ब्रिटेन भी पहले यूरोपीय संघ का सदस्य था, कुछ समय पहले ब्रिटेन निकल गया, यानी पहले 28 थे, अभी 27 देश सदस्य हैं, सभी यूरोप के। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 1922, 1929 या 1925? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1914, 1922, 1929 या 1925? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आंसर है, क्या आंसर होगा? 1914 होगा या 1922? 1929 होगा, 1929। और ये 3 बार का है वो प्रश्न। विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में व्याप्त ये आर्थिक मंदी है। ये विश्व के ज्यादातर देशों में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उस समय, इसी को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहा गया। एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? यानी एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग, उसका नाम क्या था? क्या सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिण पथ? किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर है इसका रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। कहां से कहां? एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने का। भारत सदस्य नहीं है तो ये क्या है पहले समझ लेना है। दक्षेस क्या है? जिसको हम लोग शॉर्ट में सार्क समूह कहते हैं। सार्क समूह ये भी कुछ देशों का समूह है। ओपेक तेल बेचने वाले देशों का समूह है। ये G15 यानी ग्रुप 15 देशों का समूह है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत के पास तेल का उस तरह का प्रोड्यूशन नहीं है। दक्षिण का भी है, G15 का भी है और WTO का भी है, भारत सदस्य है। नहीं किसका है? दक्षिण के बारे में विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल हम इसे डिस्कस करते हैं कि भारत किसका सदस्य है। इसे शॉर्ट में सार्क कहते हैं। दक्षिण एशियाई रीजनल, साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं दक्षिण को। अब फिलहाल चलते हैं तो ओपेक यानी तेल प्रोड्यूसर कंट्रियों का ग्रुप में ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये अरब देशों के जैसे ईरान, इराक, ये सब जो तेल प्रोड्यूसर कंपनी है उनका एक ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम है ओपेक। भारत किसी का सदस्य नहीं है, बाकी सभी का सदस्य है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, निक्सन या बराक ओबामा ने? किसने चालू किया भाई? तो एक चालू किया था, किसने लागू किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा है? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? किस पर पड़ेगा? तो उस समय इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेला अमेरिका ने। किसने झेला है? अमेरिका ने सबसे ज्यादा इसमें नुकसान झेला है। कब का? तो 1929 का आर्थिक मंदी। 1929 का आर्थिक मंदी किसने झेला? सबसे असर तो सब पे पड़ा, और सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी का असर किस पर देखने को मिला? तो वो है अमेरिका पे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है युद्ध उत्तर यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण यानी फिर से सब कुछ बनाने के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु तो किस संस्था का गठन किया? कि कभी यदि कोई देश किसी पर हमला करता है या कोई देश युद्ध लड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस नुकसान के बाद मदद किससे मांगी जाए अपने देश की पुनरुत्थान के लिए, यानी फिर से उसकी सही करने के लिए? क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक, फेडरल बैंक या एशिया विकास बैंक? इसके पास जाए, दरवाजा खटखटाएं तो चले जाएं विश्व बैंक के पास। यही आपका पुनर्निर्माण हेतु मदद कुछ करेगा। यूरोपीय आर्थिक संघ जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मुद्रा क्या है। यदि कुछ समय पहले हमने बताया था कि यूरोपियन जो देश है उस यूरोपीय संघ चलाते हैं। यूरोपीय संघ यहाँ पे आपने देखा था, इसमें
ये देखिए यूरोपीय संघ है ना, इसी यूरोपीय संघ का वहां जिक्र है। तो ये जो यूरोपीय संघ है उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए कैसे बदला जाता है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। वहां पूछा गया था अलग चीज, यहाँ अलग चीज। तो इन कॉमन मुद्रा है, ये 27 देश एक ही तरह की मुद्रा चलाते हैं, और वो मुद्रा चलाते हैं कौन सी, यूरो नाम की करेंसी है, सभी लोग यूज करते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो भारत में आया था आक्रमण के उद्देश्य से, वो यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो वैश्वीकरण के यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट बनने पर ट्रेड तो एक दूसरे से बहुत अच्छा होता है। मेरी यहाँ की देश की जरूरत की चीज दूसरे देश, और दूसरे देश की जरूरत की चीज हमारे देश में, फ्री ट्रेड, बिना किसी रोक टोक के आती जाती है, खरीद पाते हैं। और कुछ नुकसान भी होता है इससे। किसे नुकसान होता है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को, रोजगार को, बैंक को या उद्योग को। तो नुकसान कैसे होता है? तो नुकसान होता है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को, क्योंकि कहीं किसी देश में अगर कृषि उत्पाद अगर सस्ते हुए तो वहां की चीजें यहाँ जाती हैं, और यहाँ की कृषि उत्पाद की चीजें अगर प्रोडक्शन में ज्यादा लगे, क्योंकि हमारे पास मशीनरीज नहीं है उस तरह के अत्याधुनिक, और अन्य देशों में अत्याधुनिक मशीनें हैं, तो वहां के क्रॉप्स सस्ते होंगे क्योंकि मशीन से उत्पादित हुए हैं, मशीन के माध्यम से मदद ली गई है। यहाँ मजदूरों के माध्यम से लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मजदूरों से फसल हम उगाएंगे और वो मशीन से उगाएंगे, तो उनका फसल तो सस्ता होना ही है। तो पूरे विश्व को मार्केट बनने में अगर उनका चीजें आएंगी तो उनकी सस्ती चीजें होंगी, हमारी चीजें महंगी होंगी, तो हमको तो नुकसान झेलना ही है। यानी लॉस किसे हुआ? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार यानी पूरे विश्व के देशों का व्यापार का एक समूह या संघ, उसका सदस्य भारत कब बना? 95, 96, 98 या 99? तो इसका आंसर है 1995। आपको एक बार देखना भी है, अगर आपने कभी नहीं याद किया तो एक बार देखिए, और अगर आपने देख लिया है तो दूसरी बार आपको मुझसे पहले जवाब देना होगा। समझ गया? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ कहाँ पारित किया गया? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो ये लागू किया गया ब्रिटेन में। तो इसी के साथ ये भी सीरीज, 7वीं सीरीज समाप्त होती है। आशा है पढ़ रहे होंगे और मन लगा के पढ़िए। पहले भी मैं बोल रहा हूँ और हर वीडियो में मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपने मोबाइल को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी हथियार बनाए, और इस हथियार से अपने एग्जाम के लिए फुल टू प्रिपरेशन करें। जय हिंद, जय भारत।